मेरे बच्चों, बटनेर एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। और उम्मीद है आपने पीछे वाला पूरा बढ़िया तरीके से पढ़ लिया होगा। और आज अपन अध्याय 4 3 अध्याय अपन ने 12वीं के कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना, अपनी क्लास से बाहर नहीं जाएगा वो, ये मेरा विश्वास है। और मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़े हैं आपके साथ, तो कुछ दिनों बाद 16 साल के शेयर भी करने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उसमें आप और देख लेना, मैंने देखे हैं आप भी देख लेना। और साथ साथ पढ़ते जरूर रहा करो पीछे वालों को, वरना तो क्या होगा, अपन जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो पीछे वाला आपको एक भी याद नहीं होगा, फिर उस बात बनती नहीं है। अपन उसके बाद पेपर करेंगे ना तो वो आपको याद होने थोड़े जरूरी होते हैं। और आज अपन अध्याय 4 पर चर्चा करने वाले हैं, कौन पे? प्राथमिक क्रियाएं। ठीक है, अब भाई प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? तो मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे मानव को क्या होती है? आय प्राप्त होती है। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे मानव को क्या होती है? आय प्राप्त होती है। और उनको अपन क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। क्या कहा जाता है उनको? आर्थिक क्रियाकलाप। और आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कौन कौन से? दोहराओ ना साथ साथ। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्या होते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप। और आर्थिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? जिससे मानव को आय प्राप्त होती है। तो इनमें कौन कितने? 3 प्रकार। और तृतीय प्रकार के उप प्रकार माने जाते हैं चतुर्थ और पंचम। तो इसमें अपन क्या करना, क्या है, कैसे देखना होता है? वो पूछता है आर्थिक क्रियाकलाप कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्य रूप से तो अपने 3 प्रकार के ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड करना होता है, 3 प्रकार के। और वैसे 5 प्रकार के, बुक में दिए 4 प्रकार के। तो ये वैसे 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, वैसे आपसे छोटे प्रश्नों में तो ये पूछेगा नहीं कितने प्रकार के होते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, बड़े प्रश्नों में पूछेगा तो आप ऐसे दर्शा ही दोगे। फिर अपन पढ़ते कौन सा वाले आज? प्राथमिक, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, उसके बाद अपन इनको पढ़ेंगे। लेकिन आज अपना क्या है? मुख्य के प्राथमिक क्रिया, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जो पर्यावरण पर निर्भर हो, उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। किसे? जो प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हो? पर्यावरण पर निर्भर हो। और इसमें क्यों पर्यावरण पर निर्भर क्यों हो भाई? तो भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, ये जो चीजें हैं ये अपन को पर्यावरण से मिलती है, और ये इसमें प्राथमिक क्रियाकलाप से सीधी संबंधित होती है। उपयोग के विषय में जानकारी देता है, यानी ये क्या देता है? इसके उपयोग के विषय में जानकारी देता है। प्राथमिक रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, और ये मतलब ऐसे अपन को बताएगा अगर अपन ऐसी स्थिति हो तो इसका उपयोग कैसे करें, ये जानकारी अपन को कौन देगा? प्राथमिक क्रिया ये जानकारी अपन को देगी कि ये अगर अपने इनका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, विषय, खनन, कृषि, खनन आदि के विषय में ये क्या करता है? अपन को जानकारी देता है। और इन क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? लाल कॉलर श्रमिक। आज एक बार वापस फिर पढ़ते हैं रिवीजन के तौर पे। वो क्रियाकलाप जिससे मानव को आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रिया कहलाती है। कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार की, वैसे 5 प्रकार की। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। उसके बाद अपन देखने वाले प्राथमिक क्रियाकलापों को। प्राथमिक क्रियाकलाप वो होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? भूमि, जल और वनस्पति और खनिज। और ये क्या सिखाता है अपन को? इसे क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये अपन को ये सिखाता है कि इसका उपयोग कैसे करना है, और इसका उपयोग करके अपन क्या क्या करते हैं, मतलब इससे इस पर निर्भर है कि अपन क्या करते हैं? आखेट करते हैं, भोजन संग्रहण करते हैं, पशुचारण करते हैं, कृषि करते हैं, खनन करते हैं आदि सभी के विषय में अपन क्या करते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। इन क्षेत्रों में अपन को कैसे काम करता है, ये भूगोल का कौन सा विषय समझाता है अपन को? प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में प्राथमिक क्रियाएं हैं वो अपन को ये चीज समझाती है। और इन क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, इन क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग हैं वो किस में आते हैं? लाल कॉलर श्रमिक में। मैं तो वही खुद लाल कॉलर श्रमिक में आता क्योंकि हम कृषि ही करते हैं अभी तक। ठीक है, और इसके बाद अपन देखते हैं आखेट और भोजन संग्रहण। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। साथ साथ एक बार आंख बंद करके दोहराओ। मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप 5 प्रकार के होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। अपन पढ़ने वाले हैं प्रथम।
तो प्रथम जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है इसमें कौन, भूमि, जल, वनस्पति और खनिज शामिल होते हैं और इनके उपयोग के बारे में अपन को जानकारी देता है। और इन क्षेत्र में आखेट, भोजन संग्रहण, पशुचारण, कृषि, खनन और आदि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में ये तो आ गया। इधर वाला अब देखो अपन समझाते हैं। आखेट और भोजन संग्रहण, यानी आखेट किसे कहते हैं, भोजन संग्रहण। आखेट मतलब शिकार करना, आदिम हथियारों से शिकार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आखेट कहते हैं। और भोजन संग्रहण यानी भोजन को इकट्ठा करना, वनस्पति से प्राप्त भोजन को इकट्ठा करना। आदिम कालीन समाज में जीवन निर्वाह का ये क्या था, जीवन निर्वाह के लिए आदिम कालीन जो मानव था वो जीवन निर्वाह के लिए किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। ये बात अपन ने कहाँ पढ़ी थी, अध्याय नंबर 1 में पढ़ी थी। क्या आपको ये याद है? प्रकृतिकरण की वहां प्रकृति की क्या थी, मुख्य रूप से मानव पर अधिकार था। मानव क्या था, प्रकृति का गुलाम था। ये वही स्थिति है, आदिमकालीन मानव जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति पर निर्भर है। प्राकृतिकरण की विशेषता जो वहां अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, और ये आपको याद होगी, अगर नहीं है ना तो उनको जाकर के पढ़ो, आप पढ़ नहीं रहे फिर। आदिमकालीन समाज जीवन निर्वाह किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति पर निर्भर है, जीवन निर्वाह ये किससे करता है, तो प्रकृति में जो पशु पाए जाते हैं पशुओं का आखेट करता है, और जो प्रकृति में पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनके जो भी पदार्थ उनको खाने योग्य मिलते हैं या पहनने योग्य, उनसे कपड़े प्राप्त करता है, जो भी करता है मतलब रहने के लिए उनसे झोंपड़ियां बनाता है, तो वो उनको इकट्ठा करता है। जंगलों से खाने योग्य पदार्थ, वनस्पति पदार्थ एक को एकत्रित करता है। ठीक है, और ये क्या है, अब इन पर निर्भर है, यानी जो आदिकालीन समाज है वो इन पर पशुओं का आखेट करता है और वो इसी पर निर्भर है। और ये मुख्य रूप से ये दो प्रकार की, ये जो आदिमकालीन समाज है ये जो क्रिया करता है ना, आखेट और भोजन संग्रहण की, ये आदिम समाज है। ये तो तुमको पता चल रहा है, क्योंकि आधुनिक समाज होता तो ये उच्च पदार्थ यानी उच्च तकनीकों से इसका निर्माण करता है। ये आदिम समाज है, तो ये आदिम समाज कहाँ रहते हैं, जहाँ आखेट किया जाता है और ऐसे भोजन संग्रहण आदिम अवस्थाओं में किया जाता है। तो ये रहते हैं अति शीत क्षेत्रों में और अति गर्म प्रदेशों में। कहाँ रहते हैं, अति शीत क्षेत्रों में और अति गर्म प्रदेशों में यह रहते हैं। और ये उन क्षेत्रों में यानी कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवन निर्वाह का काम किया जाता है। जीवन निर्वाह का काम कहाँ किया जाता है, कठोर जलवायु वाले प्रदेशों में। और कठोर जलवायु वाले प्रदेश कौन से होते हैं, या तो अति शीत और या अति गर्म, यानी कहा तो बोली ठंड पड़े वह कठोर जलवायु का, अरे कहा बोली गर्मी पड़े वह कठोर जलवायु का क्षेत्र है। तो वह अति शीत और अति गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोगों का जीवन यापन का जरिया क्या है, ये आखेट है। ठीक है, और ये आखेट करते किससे हैं, तो पत्थर प्लस लकड़ी से बने औजारों से, जैसे तीर कमान भाले, इनसे क्या करते हैं, ये आखेट करते हैं। अब ये क्या है, आधुनिक हथियार तो है नहीं, ये पुराने हथियार है। आप एक हथियार से कई बार प्रयास करोगे तब एक जानवर को मार पाओगे। तो यहाँ क्या रहनी है, मारे जाने वाले पशुओं की संख्या क्या रहती है, सीमित रहती है, यानी वह समाप्त नहीं हो जाते। लेकिन आधुनिक हथियारों के आने के कारण क्या हुआ है, अपन एक ही बार में बहुत सारे जानवरों को मार सकते हैं और एक ही दिन में बहुत सारे पेड़ पौधों को भी काट सकते हैं। तो इनसे जो जानवरों और पेड़ पौधों की वो जो प्रजातियां थी वो क्या आ गई है, संकटापन्न स्थिति में आ गई, यानी वो प्रजातियां क्या आ गई है, संकट में आ गई है। किस कारण, अपने आधुनिक हथियारों का उपयोग करके उनको वध करना, उन जानवरों का आखेट करना शुरू कर दिया। और कुछ क्षेत्रों में क्या किया जाता है, मतलब किसी क्षेत्र में उन जीवों की जहाँ उपस्थिति नहीं है, तो अगर किसी अन्य क्षेत्र में उन जीवों की उपस्थिति है तो वहाँ के पशुओं से जो मतलब कोई पदार्थ या कोई उच्च कीमत की वस्तुएं होती है, जैसे मान लो चाइना में अब क्या है कि वहाँ माना जाता है कि जहाँ गेंडे का सींग अगर किसी के घर में रखा है ना, तो वहाँ वह उसको बहुत तो ना तो बीमार होगा ना कभी उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तो वैसा अंधविश्वास है चाइना का। तो चाइना से क्या, अपने भारत से काजीरंगा और उन क्षेत्रों से क्या होते हैं, गेंडे के सींगों को काट करके चाइना भेजा जाता है और वहाँ बहुत अच्छी कीमत मिलती है, यानी एक सींग की आप अंदाजा लगा लो 10-12 करोड़ रुपए मिल जाते हैं वहाँ से। तो वो उन क्षेत्रों में गेंडे हैं नहीं, अपने कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसके आसपास क्षेत्र उसमें मिल जाते हैं। तो वहाँ से जो गेंडे हैं
वो क्या आ गया, अब संकटापन्न स्थिति में आ गए, क्योंकि बीमार हो गए तभी तो सींग काट पाओगे, ऐसे सींग कैसे काट पाओगे। तो वो क्या करने लगे, अपन आधुनिक हथियारों का प्रयोग करने लगे। क्या तीर कमान भाला वगैरह से क्या गेंडे की सींग काटे जा सकती है या उनको पकड़ा भी जा सकता है क्या, तो वो संभव नहीं है। ये क्या करता था, पहले छोटे मोटे जानवरों को मार करके और अपना पेट भर लेता था बस, और इसको कोई ज्यादा लेना देना था नहीं। और कार्यों में कम इन, अब ये कार्य है तो इसमें औजार तीर कमान ये कार्य है, तो ये आखेट करने वाले और जो भोजन संग्रहण के कार्य, इनमें क्या होता है, कार्यों में कम पूंजी लगती है। पूंजी तो लगनी नहीं है, अपन ने एक लट्ठी उठाई, पत्थर उठाया या कोई लोहे का टुकड़ा लिया, उसको लट्ठी के लाठी के आगे जड़ा, अब वो भाला बन गया, और उसको तीर के रूप में रूपांतरित किया, धनुष बनाया लकड़ी का, अब वो धनुष बन गया। तो उसमें क्या होती है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है और निम्न स्तर के ज्ञान की या तकनीक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और अब एक अपन क्षेत्र के अंदर देखते हैं मत्स्य। मत्स्य क्या हो गया, आधुनिकरण से युक्त हो गया। पहले क्या करते थे, छोटे छोटे नाव में ले जाकर के जाल वहां फैला करके मछलियों को पकड़ के लाते थे तट पर, और तट पर ला करके क्या किया जाता था, उनको बेचा जाता था, या वहीं बेचा जाता था या निकट के बाजारों में भेजा जाता था। क्योंकि ज्यादा दूर भेजेंगे तो मछलियां पानी के बिना तो जी नहीं पाएगी, और पानी के बिना जी नहीं पाएगी तो क्या होगी, वो मर जाएगी, और मर जाएगी तो ज्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रह पाएगी। तो फिर दो काम किए जाते थे, या तो बाजारों तक मछलियों को ले जाने के लिए साथ में पानी चाहिए, तो पानी के टैंकरों में वैसे ले जाया जाता, और दूसरा तरीका क्या था कि मछलियों को मारो तट पर, उसके बाद उनको टंगा दो, मतलब सुखाने के लिए, और जब वो सूख कर तैयार हो जाए तब उसको बाजारों में भेज दो। लेकिन ताजा मछली की बाजारों में क्या होती, डिमांड ज्यादा होती थी, तो लोगों ने दिमाग लगा के क्या किया, ऐसी ही वो नावें, या मतलब पहले छोटा बोट था, अब बड़े आकार की नाव बना ली, उसमें शीतलन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं कर ली, यानी मछली वहीं से पकड़ते हैं, उसी में डालते हैं, उसी में काट के अचार बनाते हैं, उसी में डिब्बों में पैक करते हैं और उसको शीतलन में लगा देते हैं, और फिर जाकर के वो बाजार में बेचते हैं। तो वहां से क्या होगा, वो खराब तो मछलियां वैसे भी नहीं होगी नहीं, और बड़ी संख्या में क्या होगा, मछलियों का बड़ी संख्या में वहां से ले जाया जाएगा, यानी उनका बड़ी संख्या में उन मछलियों को मार करके बेच दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, आधुनिकीकरण आ गया किसमें, मत्स्य पालन में, ठीक है। लेकिन कई तटों पर रहने वाले, हमारे आदिम समाज है तटों पर रहने वाले, तो उनके पास तो इतने पैसे नहीं है, इतनी बड़ी तकनीक वो विकसित नहीं कर सकते, इतनी बड़ी तकनीक विकसित नहीं कर सकते, तो वो कैसे जीवन यापन करते हैं, अपना प्राचीन तरीके से करते हैं। वो छोटी सी बोट लेके अंदर जाते हैं, उससे मछलियां पकड़ते हैं, लाते हैं, कुछ घर पे खा लेते हैं, उनको ज्यादा बचती है तो उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन ने देखे थे अति कठोर जलवायु वाले क्षेत्र, उसमें कौन थे, अति शीत और अति गर्म प्रदेश। अब उन प्रदेशों में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, उसमें मुख्य रूप से दो क्षेत्र शामिल होते हैं। अपन ने वहां जलवायु वाले क्षेत्र में आपने कक्षा 12 में पढ़ा होगा कि अति गर्म कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वह अति गर्म होता है, और अति शीत कहाँ होता है, विषुवत रेखा से जो दूर का क्षेत्र है वो क्या होता है, अति शीत होता है। तो अब अति शीत में आप किसको शामिल करोगे, तो यहाँ आता है कनाडा का क्षेत्र और यूरेशिया का क्षेत्र, और नीचे यहाँ के उच्च अक्षांश में आता है चिली का क्षेत्र। एक तो ये उच्च अक्षांश अपन ने पढ़ लिए। अब इस देश का नाम आपको मैंने बताया था तो याद रखना होगा, आधारभूत क्लासों में अपन ने किया था, ठीक है। इसमें यूरोप और एशिया दोनों है, तो इस क्षेत्र को यूरेशिया और इसको कनाडा, और यहाँ दक्षिणी चिली, ये तीन क्षेत्र है किसके, उच्च अक्षांशों के, जहाँ क्या किया जाता है, ये किसमें शामिल है, अति शीत में, और जहाँ क्या किया जाता है विभिन्न पशुओं का आखेट और भोजन, इन भोजन संग्रहण तकनीकों से क्या किया जाता है, जीवन यापन किया जाता है, ठीक है। और निम्न अक्षांशों में अपन देखे तो ये क्षेत्र अमेजन का, ये मध्य अफ्रीका का कांगो वाला ये इलाका, और ये दक्षिणी और पूर्वी एशिया। कौन कौन से क्षेत्र है, एक बार दोहराओ ध्यान साथ साथ। पहला इसमें अमेजन वाला, दूसरा कांगो वाला क्षेत्र, और तीसरा दक्षिणी और पूर्वी एशिया वाला, दक्षिणी और पूर्वी एशिया वाला क्षेत्र। किस अक्षांशों में, निम्न अक्षांशों में। उच्च अक्षांशों में कनाडा है, यूरेशिया और दक्षिणी चिली है। ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि अब ये ऐसे ये आपको आ सकता है, भोजन आखेट और भोजन संग्रहण को दर्शाओ। तो एक इस पार्ट से क्या आने वाला आपका, वो बड़ा प्रश्न आने वाला 4 नंबर का, 4 नंबर का आता है या 4 नंबर का आता है, तो वो प्रश्न इस पार्ट से आने वाला है। तो उसमें क्या होगा, आपको ये मैप बना करके बढ़िया तरीके से दर्शाओगे ना, लिख करके पॉइंट बना करके, अपने एक दिन कभी आगे
ये बुक पूरी हो जाए उसके बाद पेपर कैसे सॉल्व करना है उस पर भी वीडियो डालेंगे। तो ऐसे अगर आप बढ़िया तरीके से मैप बना करके बढ़िया तरीके से दर्शाओगे ना तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। वो 4 नंबर आपको ऐसे उसको जगह देखने नहीं पड़ेगी कि इसको मैं 4 नंबर दूं कहाँ। और एक दूसरा आप ऐसा लिखो कि उसको समझ ही ना आए, उसको 4 बार पढ़ना पड़े, बाद में उसको समझ आए कि हाँ वो मामलो लिखे है, तो वो नंबर फिर किए देव नकीन की कम ही देगा वो। लेकिन मैं देखता ही समझ में आए पढ़ना ही ना पड़ा तो वो 4 नंबर थाने दे जाओगे। नक्शा नक्शा बनाया उसे नहीं भी दिखे को कहाँ, ठीक है नक्शा नक्शा बनाया तो ना यकीन के वो 4 नंबर जल्दी में दे जाओगे। कापी कोई धीरे चेक हो रहा है थारी कापी ने ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट और ही ज्यादा हो सके थे बहुत बढ़िया लिखे तो 5 मिनट तो थारी कापी कोई ज्यादा कौन देगा। 5 मिनट में थारी कापी चेक हो जानी है तो 5 मिनट में वो क्या देखेगो कापी पूरी पढ़ के देखेगो। कापी पूरी पढ़ के क्या देखेगो थे जबकि कापी ने 3 घंटा में पूरी भर के आया वो बिन वो 5 मिनट में क्या पढ़ ले। वो जल्दी करके क्या देखेगा छोटा प्रश्न चेक करेगा तो बात तो एकदम बिल्कुल सही तरीके से चेक करना पड़ा है। बड़ा प्रश्न आमा क्या करे ऐसे ही चेक किया जाता है, उसको देखा जाता है कि हाँ ठीक है कुछ पॉइंट की पॉइंट है वो मिला दिए जाते हैं, ठीक है वैसे करके कापियां चेक होती है। तो वैसे पूरा देखने के लिए तो उसको कम से कम अपन 3 घंटे लिख के हैं, कम से कम 1 घंटा तो उसको लगे ना, तो वो 5 मिनट मुश्किल से देता है क्योंकि एक टीचर के पास कम से कम ज़्यादा नहीं ना तो 1000 कापियों के लगभग तो आती है। वो कितनी मंगाता है उस पर बात है। तो 1000 कापियाँ एक टीचर के पास जब आती है तो आप हिसाब लगा लो। और वो क्या पूरे दिन कापियाँ तो चेक करता है नहीं, 100 कापियाँ दिन में निकालता है, 10 दिनों बाद बोर्ड वाले वापस मंगा लेते हैं। अब की बार तो आपका 10 दिन लगे ही नहीं होंगे शायद रिजल्ट को। आपका पेपर हुआ, पेपर होने के बाद कम से कम 10 दिन में तो कापी क्या पहुंचती है बोर्ड पहुंचती है और बोर्ड से आकर के बाद में कापियां चेक होने जाती है। अब की बार तो इतने टाइम लगा ही नहीं और ही कम लगा है। तो आपकी कापी को 5 मिनट से ज्यादा नहीं दिए जाने वाले हैं, उसे आप हिसाब से आप उत्तर लिख के आओ ना। अगर आपने छोटा बड़ा ऐसे कर दिया, छोटे वाले में बड़ा लिख दिया और बड़े वाले में छोटा लिख दिया, उससे आपको क्या होगा वहां तो 2 नंबर ही मिलने हैं। और बड़े वाले को और बड़ा करेंगे, अगर आपने बड़े वाले ने अपन ने बड़े वाले को छोटा कर दिया मान लो, तो बड़े वाले को छोटा कर दिया तो छोटे में उसको दिख गया तो 4 नंबर के लिए जगह भी तो चाहिए ना। वो पेज गिनता है कितने हैं, सबल सीमा जो दी हुई है वो पूरी है क्या इसकी, और फिर देखता है कि मामला कंटेंट क्या है अंदर, ठीक है। तो अगर अपन 2 नंबर प्रश्न वाले में 4 पेज भर के आते हैं तो अपन 2 नंबर से तो ऊपर दे नहीं पाएगा वो, उसके हाथ भी तो है वो कापी कहीं चेक हो जाए रीचेक करवा लें अपन कह दे फिर के 2 नंबर वाले में 4 का नंबर दे रखे हैं तो उसका भी तो रिस्क है। तो वो क्या करता है 2 नंबर वाले में तो 2 ही नंबर मिलने हैं, आपको कितना ही लिख दो चाहे आप पूरी कापी एक प्रश्न से भराओ। लेकिन आप बड़े वाले में थोड़ा बड़ा लिखो, छोटे वाले में थोड़ा बड़ा छोटा लिखो, सब सीमा भी ध्यान रखते हो लिख दो तो नंबर आपके फुल आते हैं, विषय में काफी नंबर आ जाते हैं। अब अपन क्या देखते हैं इसकी आधुनिक स्थिति। ये तो मामला क्या है प्राचीन है, अब इसकी आधुनिक स्थिति क्या है, ये भोजन संग्रहण का थोड़ा क्या हो गया व्यापारीकरण हो गया। ये कीमती पौधों और पत्तियों और छालों को क्या करते हैं संशोधित करते हैं और संशोधित करके निकट के बाजार में बेच देते हैं, ठीक है। और इनका निकट के बाजार में बेचेंगे कब भाई कौन कब खरीदेगा। आप कोई चीज खरीदते हो कब खरीदते हो, जब आपको उस चीज की आवश्यकता हो तभी तो खरीदते हो। तो इन चीजों का उपयोग क्या क्या है, तो जैसे अपन देखते हैं छाल का प्रयोग क्या है, कैनून चमड़ा तैयार करने में, कैनून चमड़ा तैयार करने में वगैरह में इसमें काम में लिया जाता है। पत्ती का उपयोग क्या है, पेय पदार्थ बनाने में उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। और रेशों का क्या काम किया जाता है, कपड़े आदि बनाने में प्रयोग में ले लिया जाता है। यानी रेशे जो अपन ने ऊन वगैरह इकट्ठे वहां से किए तो उनसे कपड़े बना लेंगे, और कोई पत्ती वगैरह इकट्ठी की मतलब चाय की पत्तियां ये की तो अपन पेय पदार्थ बना लेंगे, और छाल वगैरह तो उनसे कैनून ये तैयार अपना कर लेंगे। और उसके बाद क्या है, विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा ये कर नहीं पाते ज्यादा। अब ये है तो इनके क्या है हाथों द्वारा बने होंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या किया उन्होंने वहां से इकट्ठे करके पत्ते बाजार में लाके छोड़ दिए। लेकिन क्या ये पत्ते उन पदार्थों की डिब्बाबंद पदार्थों की प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे जो बाजार से संशोधित परिशोधित करके आते हैं, लोग बड़े क्षेत्रों से परिशोधित करके आते हैं। कोई कंपनियां भी तो ठेका ले सकती है, ये इकट्ठा करे हो भोजन, इस क्षेत्र की किसी कंपनी ने ठेका ले लिया, अब वो कंपनी क्या करती है यहाँ से पदार्थ इकट्ठा करती है, उसके बाद क्या करती है उसको संशोधित करके क्या करती है डिब्बा पैक करती है, और डिब्बा पैक करके उससे किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी से क्या किया जाता है उसकी एडवर्टाइजमेंट करवा दिया जाता है। अब मसूरी उसकी करवा दी पदार्थ की, तो इन लोगों के तो पदार्थ के लेकिन अब इनसे कौन खरीदेगा वो, और उसका क्या है क्वालिटी भी बढ़िया है और पैसे भी वो कम लेते हैं। तो भाई कुछ भी हो पैसे और क्वालिटी अगर दोनों बेहतर है अपने पक्ष में है
तो फिर चाहिए आम पदार्थ और चाहिए आपको क्या हुए बोले आप वही पदार्थ लेवा जगह क्वालिटी बढ़िया हुआ पैसा कम हुआ। अब आप इंडिया खिलौना और चाइना खिलौना रूप में देख लियो, इंडिया को प्यार को आप करेगा बट विदेश में सारा आपके देश में तो प्यार करेंगे, और चाइना की तो थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रही, तो चाइना तो आप भी गाली देते रहे हो, लेकिन खिलौना खरीदने जाओ तो ये देखो चाहे इंडिया को है वो चाइना में है ना बट्ठा क्या बढ़िया लगे किसी है, हाँ वो बढ़िया लगे भाई जा जाएगा उड़ने वाला तो पीछा कितना 10 वो लकड़ी बने तो ट्रैक्टर आएगा 90 रुपये हाँ वही दे देगा बढ़िया लगे देखने में गरीब पे कम है। तो आप इन चीज पर कौन ध्यान देगा, आई सारे विश्व में स्थिति है जब है बेहतर क्वालिटी और कम पीछा बेहतर क्वालिटी मिल जाएगी लोग भी नहीं खरीदेगा तो आगे ये होगी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अन्य पदार्थों की मांग की होगी कम होगी, तो ज्यादा व्यापार में सफल तो नहीं है, लेकिन कुछ यार आपकी चीजें ना पे बेचने लग गया, ठीक है। और अब थाने कमेंट में क्या बताना है, एक तो जो जेपोटा के जेपोटा बताना है, और एक है चिकल केव है चिकल, ए दो चीजें क्या करनी है थाने कमेंट में बतानी है, और थारो काम है किताब में बुक में पढ़ के दो चीजें ने बतानी है, अंग नोट्स बना लियो, और मुझे पूरी उम्मीद है थारो का समझ में आ गया। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज करेंगे जल्दी। अधिकालीन मानव है वो जीवन निर्वाह क्या पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति में वो के काट है पशुओं छोटा मोटा पशुओं आखेट कर ले है जगह बठा वनस्पति माने इकट्ठी कर लेवा है, और आखेट पर निर्भर है कौन है अधिकालीन समाज आखेट पर निर्भर हो, और आखेट पर निर्भर खट्टेगा लोग होगा कठोर जलवायु यानी कठोर जलवायु क्षेत्रों में होंगे, कठोर जलवायु क्षेत्र कौन से या तो अतिशीत होंगे या अत्यधिक गर्म होंगे, और इसमें रहने वाले लोग कठिन इस कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे होंगे। तो ये लोग क्या करेंगे आखेट करेंगे, आखेट किन से करेंगे पत्थर या लकड़ी के बने औजारों से करेंगे, क्योंकि इनके पास आधुनिक औजार नहीं है, और इनसे करेंगे तो मारे जाने वाले पशुओं की क्या रहेगी संख्या सीमित, क्योंकि वो ज्यादा तो मार नहीं पाएंगे, ठीक है। और इन कार्यों को करने में क्या होती है कम पूंजी और कम तकनीक की आवश्यकता होती है। अति शीत और अति गर्म प्रदेश अब विश्व में कहाँ स्थित है, ये क्षेत्र कहाँ काम ये किया जाता है, तो दो क्षेत्रों में अति पहले तो अपन लेते हैं निम्न अक्षांश और फिर उच्च अक्षांश। निम्न अक्षांशों में कौन से तो अपने ये आ जाता है अमेजन, और ये आ जाता है अपना कांगो क्षेत्र, और ये इधर दक्षिणी और इधर पूर्वी, तो दक्षिणी पूर्वी एशिया, ठीक है। और उसके बाद अपना क्या अपन ने क्या देखते हैं कि भाई उच्च अक्षांशों में तो ये काम होते हैं, तो उच्च अक्षांशों में कौन से होते हैं ये यहाँ क्या है कनाडा, और यहाँ क्या है यूरेशिया, और यहाँ एक नीचे दक्षिणी चिली में। अब ये कार्य कहाँ कहाँ होता है तो वो क्षेत्र आपके आगे। अब इनकी आधुनिक स्थिति क्या है कि पहले तो ये स्थिति थी, लेकिन अब क्या है ये बाजारों में अपने माल को थोड़ा थोड़ा बेचने लगे हैं, लेकिन अब है ना नए पदार्थ आ गए और वो कम कीमत पर आ गए, बढ़िया क्वालिटी में आ गए, तो इनके जो बाजार का बेचने वाला उत्पाद था उनकी क्या होगी वैल्यू घट गई है। तो ये थी आज की अपनी बात भोजन और आखेट संग्रहण पर। अब उन्होंने पूरी उम्मीद है सारे बढ़िया तरीकों आपको समझ में आ गया होगा और समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। तो आपका जो धर्म बनता है ना उनको निभाया करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो जोड़ लो, और नहीं तो अब अगर आपको ये एक बंदा कक्षा 11 में पढ़ता है या कक्षा 12 में पढ़ता है तो वो कम से कम 10-12 बच्चों को तो जानता ही है, उतनों को तो जोड़ो आप। और अपने ग्रुप में है ना पढ़ने वाले लोगों को थोड़ा ज़्यादा रखा करो, जो पढ़ने वाले नहीं है अगर उसमें से आपके ग्रुप में 2-4 ही पढ़ने वाले नहीं है ना तो फिर मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जो पढ़ने वाले होते हैं वो भी थोड़े पढ़ाई से दूर होने लगते हैं। पढ़ने वाला ग्रुप रखो और अच्छी तरह से अपने साथियों को शेयर करो, और साथियों को शेयर करने के बाद क्या आप साथ साथ में रिवीजन किया करो, उससे आपको बढ़िया तरीके से कम्प्लीटली याद हो जाएगा। ये बुकें है ना ये आपकी उंगलियों पे हो जाएगी, और लास्ट के अंदर जब तक आपके पेपर होंगे आपको जब बुक पढ़ोगे तो आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा, जो आज आपके कम से कम 10 दिन भी ले दे, मुझे पता है 10 दिन में आप पढ़ोगे बुक, उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन किया जाए आपके समझ में नहीं आया हुआ होगा। लेकिन जिस दिन आपके पेपर होंगे ना तब तक अपन ऐसे तैयार कर लेंगे कि आप 1 घंटे में आपकी पूरी बुक रिवाइज कर दोगे। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उस समय पढ़ी थी, अब भी पढ़ ही रहा हूँ, तो मैं उसको 1 घंटे में अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी आपको समय लगेगा, मुझे भी समय लगा था, आपको भी तो समय देना पड़ेगा। और समय दो, अपने साथियों को जोड़ो, रिवीजन वगैरह करो, पढ़ते रहो, मस्त रहो, क्या करना है। जय हिंद, जय भारत।